गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम मित्र अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और क्या होइएगा तो जबरदस्त भी होइएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी से पहले हम लोग 2018 का, 2019 का, इस सब का पीवाईक्यू देखने का काम किए थे। तो इतना तो अब जरूर है प्यारे साथियों कि अब जो है आप लोगों को पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन होते हैं उसका मोड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत जरूर समझ में आ गया होगा कि ये जो सीटेट है किस तरीके से क्वेश्चन को पूछने का काम करता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा, हाँ, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन को देखे, जिसके जरिए अब हमारे अंदर थोड़ा सा ये आपके अंदर विवेक आ गया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। ये चीज आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा यदि आप वीडियो को देखे हुईगा तब। अभी तक हम लोग क्या किए हैं, 2018, हाँ 2019, और आज जो हम लोग देखेंगे वो 2021 के किसको देखेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे। हाँ, ये सब आपका क्या है, इसका हम लोग पीवाईक्यू करवाए हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन देखे हैं सब वो आपका क्या है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जिसके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं एक ही बार बोलता हूं और बार बार बोलता हूं, क्या एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एब्सोल्युटली आपका एग्जाम भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये सब पैटर्न पे हम लोगों को काम करना है। हाँ, अब ये काम कीजिएगा तो आपका क्या होगा, परिणाम भी बनेगा, और नहीं कीजिएगा तो आप जानते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे आप समय दीजिएगा वहीं से आपका सफलता की दिशा निर्देश क्या होती है, तय होती है, प्रारंभ होती है। क्लियर? तो हमको इतना तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों के अंदर यदि आप अपने हृदय से, हाँ, अपने आत्म अभिप्रेरणा से अगर तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको इतना अनुभव जरूर हो गया होगा कि क्वेश्चन का मोड कैसा होता है, क्वेश्चन कैसा होता है। क्लियर? तो आइए समय को बगैर गवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। और सेशन की आगाज करने से पहले आप तमाम मित्रों का जहां भी दुआ है, आस्था है, श्रद्धा है, एक बार अपने ईश्वर अल्लाह को याद कीजिए कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, आप जहां भी है, जैसे भी है, जिन हालात में है, अपनी असीम कृपा और दया दृष्टि हम तमाम मित्रों पे बनाए रखिएगा, ताकि जिस प्रयास में हम लोग शामिल है, संलग्न है, उसमें हमारा परिणाम क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। उसके बाद आपके सेशन का क्या हो जाएगा, आगाज हो जाएगा। और इस प्रकार पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। क्या होगा सही जवाब? कह रहा है ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? तो देखिए, कह रहा है समूह के संसाधनों का, नीचे से हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, समूह के संसाधन पर मतलब जो समूह में शामिल होगा उसका अधिकार होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा क्या? ये गलत है। समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। क्या आपके गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके पंचायत में, आपके नगर में, हाँ, कोई अगर सार्वजनिक चीज है तो क्या सिर्फ गांव के मुखिया सरपंच ही वहां पे जाके अपना दावेदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो पूरे समाज के हित में होता है। समाज का कोई भी व्यक्ति, हाँ, राज्य का कोई भी व्यक्ति वहां पर इस्तेमाल कर सकता है चीजों का, क्योंकि भारत के अंदर जितना भी 28 राज्य आता है, हर एक राज्य में आपकी घूमने की क्या है, क्षमता है, छूट है। क्योंकि हम लोग क्या है, इंडियंस है। क्या है, हम लोग भारतीय है। ये हमारा संविधान का जो अनुच्छेद है वो हमें यह अधिकार देता है कि हम संपूर्ण भारत भ्रमण कर सकते हैं। राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाए, मतलब राजा का बेटा राज करेगा, अब प्रजा क्या करेगा, सिर्फ राजा का सेवा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। वही राज करेगा जो असली हकदार होगा। जो क्या होगा, असली हकदार होगा, वही राज करेगा, जो योग्य होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। याद है ना,
सुपर 30 फिल्म जो था किसका, ऋतिक रोशन का, उसमें देखिएगा आपका एकदम ठंडाया हुआ खून न खौल उठा तो फिर कहिएगा। बड़ा ही मस्त मूवी है, पूरा पढ़ाई के सिनेरियो में बना हुआ है, आपके अंदर का एकदम धधक जाएगा पढ़ने के प्रति, आप एकदम जिज्ञासु हो जाइएगा। हाँ चलिए, तो क्या होगा सही जवाब, ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, यह बात बिल्कुल सही है। हाँ, आप यदि कोई बड़ा बेटा है तो पहला उत्तराधिकारी वही ना बनता है। हाँ, उसकी के सिर पे क्या आता है, जिम्मेवारी आता है। इस प्रकार यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो पूछने का काम कीजिए। यहाँ पर इस राज्य का विभाजन क्या है, बंटवारा हो रहा है, जो कि गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 गलत हो गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिया गया, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया को शॉर्ट कट में हम लोग क्या कहते हैं, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, प्रांतों का सही क्रम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही क्रम क्या होगा, जल्दी से प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए, क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा, क्या है, सिंध, विंध्य दक्षिण अफगानिस्तान और पंजाब, सिंध अफगानिस्तान, विंध्य का दक्षिण और पंजाब, विंध्य का दक्षिण क्या होगा, विंध्य का दक्षिण, फिर सिंध, फिर अफगानिस्तान, तब होगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका क्या है, सही क्रम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, शिक्षा मौखिक थी, सही विकल्प चुनिए। शिक्षा मौखिक थी, हाँ, इसका सही विकल्प क्या होगा, देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका किस सेक्टर से है, पेडागोजी से। किससे है, पेडागोजी से, इससे है पेडागोजी से। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। आप पढ़े हुईएगा, क्या याद होगा आप लोगों को, CCE, यदि गौरव सर से पढ़ रहे होइएगा सीटेट, हाँ, तो या किसी भी सर से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर CCE के बारे में पढ़े हुईएगा। क्या होता है ये, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली होगा वो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली किसके अंदर घूमेगा, तो बच्चा के अंदर घूमेगा। ये जो आपका NEP 2020 आया है, आप देखते होइएगा, कोई भी बुक खरीदने जाते होइएगा तो उस पर लिखा रहता है क्या, NEP 2020 पब्लिश्ड बाय, मतलब क्या हुआ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आया है, वो इसी पे काम करता है, किस पे, बाल शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पे। पहले का जो शिक्षा हुआ करता था वो हमारा शिक्षक केंद्रित होता था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, जिसमें तमाम नियम कानून शिक्षक के अनुसार हुआ करता था, जहां पे बच्चों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। परंतु अब जो 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, जो 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वह बाल केंद्रित शिक्षा पे केंद्रित है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी नियम कानून होगा, जितना भी वहां पर रूल एंड रेगुलेशन होगा, वो सभी रूल और रेगुलेशन, वो सभी नियम और कानून किस पे होगा आधारित, तो बच्चा पे आधारित होगा। बच्चा के अकॉर्डिंग, बच्चा के अनुरूप तमाम शासन व्यवस्था होगा, ताकि बच्चा को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। एक कहावत है, इफ योर चाइल्ड विल फेल देन एजुकेशन सिस्टम विल फेल। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई बच्चा फेल होता है तो वह बच्चा फेल नहीं है, आपका एजुकेशन सिस्टम फेल है। क्या है, आपका एजुकेशन सिस्टम फेल है, बच्चा फेल नहीं होता है, क्योंकि बच्चा एक कोरा कागज होता है, उसको जैसा सिखाइएगा, जिस वातावरण में ढालिएगा, जिसके अनुकूल आप रखिएगा, वैसा ही आपका बच्चा क्या होगा,
बनेगा। क्लियर? इसलिए बच्चा कभी फेल नहीं होता है। क्या फेल होता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल होता है, एजुकेशन प्रोवाइडर फेल होता है, बट कांट फेल चाइल्ड। बच्चा कभी फेल नहीं होता है। यही है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो 2020 इसी पे आधारित है। हाँ, उसके अनुरूप हम लोग को सोचना है। कह रहा है शिक्षा अव्यवस्थित होना चाहिए। अभी बताइए, अगर शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित होगा तो क्या शिक्षा का पालन होगा? क्या शिक्षा सक्सेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा कट गया। प्रणाली लचीली होना चाहिए। प्रणाली क्या होना चाहिए? लचीली होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रणाली आप लचीली नहीं रखिएगा, हाँ, बच्चा को आप नियम कठोर दंड दीजिएगा, नियम कानून का पालन नहीं करेगा तो उसे आप कठोर दंड से सम्मान कीजिएगा, तो क्या वह बच्चा आपके स्कूल कक्ष में टिकेगा? क्या विद्यालय के परिसर में वो बच्चा आना चाहेगा? क्या? तो बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आप बच्चा को कठोर नियम का पालन करने के लिए बोलिएगा, उससे कठोर पेश आइएगा, उसे पिटाई कीजिए या किसी भी प्रकार का कष्ट दीजिएगा, तो बच्चा आपके विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रणाली आपका कैसा होना चाहिए? लचीली होना चाहिए। बच्चा जब स्कूल में जाए तो उसे बोझ ना लगे शिक्षा, वो खेल खेल में शिक्षा का काम करना चाहिए हमें, बच्चा के ऊपर बर्डन नहीं लगे। हाँ, यही है बाल केंद्रित शिक्षा। तो पहला हमारा सही हो गया। स्थानीय जरूरतों के अनुकूल, बिल्कुल सही। लोकल टू ग्लोबल, क्या होगा? लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल मतलब क्या है? स्थानीय, स्थान से हम लोग शहर की ओर क्या करेंगे, मतलब पहले हम लोग बच्चों को स्थानीय भाषा में बात करेंगे, उसके मातृभाषा में बात करेंगे, उस जहां जो क्षेत्रीय भाषा होगा उसमें बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और उससे हम इंग्लिश में बात करने लगेंगे। हाँ, जो उसका क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा, उसमें बच्चा जल्दी चीजों को पकड़ेगा, जल्दी शिक्षा को ग्रहण करेगा, जल्दी सीखेगा। वही है लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल, स्थानीय से वैश्विक। क्लियर? तो स्थानीय जरूरतों के अनुकूल सब कुछ होना चाहिए। विचार प्रकट नहीं करने देते हैं। अब जब तक अगला आदमी का विचार नहीं जानिएगा, कुछ समझ में आएगा? अभी आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या है, इसके जरिए आप हमारे अंदर के विचार को देख रहे हैं, आप हमें समझ रहे हैं। फिर जब आप बोलिएगा तो मैं आपको समझूंगा। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बोलता है या किसी वक्तव्य को रखता है, इसका मतलब है कि आप उसको समझ रहे हैं। किसी के वाणी से ही आप उसके संपूर्ण विचार का पता लगा लेते हैं। कहते हैं ना, वो आदमी ठीक है, हाँ, बोली विचार का सही है, बोलते हैं ना, यही बात होता है। बोली विचार का सही है, आदमी ठीक है, तो ये आपको कब पता चला? जब वो बोला। नहीं बोले तो पता नहीं चलता। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। चलिए, तो क्या होगा? ऑप्शन बी भी सही होगा, ऑप्शन सी भी सही होगा। ये पेडागोजी का क्वेश्चन था। आइए, अगला प्रश्न है, कह रहा है मुगलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती थी? चलिए, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, बताइए मुगलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती थी? जल्दी से प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बताने का काम कीजिए, क्या होगा सही जवाब। कह रहा है क्या? तो याद रखिएगा, मनसबदारी, मनसबदारी कहलाती थी। क्या वो प्रथा कहलाता था? तो उसको हम लोग मनसबदारी व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे? मनसबदारी व्यवस्था कहते थे। यह वेतन और सैन्य दायित्व निर्धारित होते थे। हाँ, वेतन और सैन्य निर्धारित होते थे। अकबर ने इसे किसने व्यवस्थित किया था? तो याद रखिएगा, अकबर ने इसको व्यवस्थित करने का काम किया था। किसको? तो मनसबदारी प्रथा को। क्लियर है? चलिए, यहां तक किसी मित्र को कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो पूछने का काम कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे। क्या सर? चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। क्या होगा सही जवाब? कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो यस, नहीं पता है तो नो। ये सिर्फ स्टैटिक जीके हुआ, इसको कंप्लीट करके रखिएगा।
ताकि आपसे 1-2 नंबर आप यहां से भी स्कोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। कौन है? ज्योतिराव फूले। ये आपके गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। यह सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध महत्वपूर्ण कृति है। मतलब ये जो गुलामगिरी पुस्तक है, इसमें क्या है? सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आप देखते होइएगा समाज में प्राचीन काल की अगर बात करें तो समाज में बहुत तरह का कुरीतियां भरा हुआ था, जैसे छुआछूत, हाँ, पुनर्विधवा विवाह, सती प्रथा, ये सब था। तो बहुत सारे योद्धा आए जो उनको क्या किए? खत्म करने का काम किए, जड़ से मिटाने का काम किए। तो ये क्या है? सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध ये गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया था। इसका लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। क्या होगा सही जवाब? कह रहा है पेरियार। पेरियार का गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण कहने का मतलब क्या हुआ? जो ब्राह्मण नहीं है। आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित था? प्रश्न को पढ़िए, बड़ा आसान प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सरल सरल प्रश्न आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। ज्यादा विस्तृत और ज्यादा डेप्थ तक आपका आयोग नहीं गया है। क्या होगा? तो कह रहा है गैर ब्राह्मण आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित था? आत्मसम्मान, धार्मिकता से मुक्ति, ग्रंथों के विपरीत, नया धर्म। तो याद रखिएगा किससे? तो आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब है आपका प्रश्न संख्या 10। चलिए प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। कह रहा है 1906 में, कब? 1906 में, हाँ, 1905 में बंग भंग हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में संग्राम संगमा की बगावत क्यों हुई? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम वन का कानून विरोध। ये असम क्या हो गया? ये सारा का सारा स्टेट जो दिया हुआ है वो क्या है? सेवन सिस्टर है। क्या है? सेवन सिस्टर है। सेवन सिस्टर में क्या क्या आता है? तो आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा। क्या? सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, देखिए सीधे याद रखेगा एमक्यू टान। क्या याद रखेगा? एमक्यू टान। इसमें सारा चीज आप लोगों को याद हो जाएगा। एम से हो जाएगा मणिपुर, क्या? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सेवन सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवन सिस्टर हो जाएगा। तो 1906 में संग्राम संगमा की बगावत क्यों हुई? तो याद, असम का वन कानून विरोध की वजह से वो बगावत हुआ था। और वन कानून विरोध में ही हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो उत्तराखंड के चमोली गांव में। कहा? उत्तराखंड के चमोली गांव में किसने किया था? तो जल्दी से आप लोग नाम कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड के चमोली गांव में कौन थे जो वन विरोध कानून के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए भी तैयार थे? जो क्या किए थे? वन से चिपक गए थे और पेड़ काटने के लिए वो विरोध किए थे। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड के चमोली गांव। प्रश्न संख्या 11। चांद पर जीवित रहने के लिए, चांद पर जीवित रहने के लिए विशेष सुरक्षा पोशाक क्यों आवश्यक है? कह रहा है चांद पर जीवित रहने के लिए विशेष, जब भी कोई व्यक्ति चांद या अंतरिक्ष में जाते हैं तो पहले उनका लैब टेस्ट होता है, उसके बाद ही वह चांद पे या अंतरिक्ष में जाने के लिए
एबल होते हैं। कहने का मतलब ये होगा जब कोई व्यक्ति जाते हैं तो जाने से 1 महीना 2 महीना पहले उनका सारा चाहे बॉडी का टेम्परेचर हो, सेल टिश्यू जितना भी ऑर्गन होता है सब जाके फिट एंड फाइन होता है, तभी जाके वो यहाँ पे क्या होते हैं, एबल होते हैं। तो चांद पर जीवित रहने के लिए विशेष सुरक्षा क्यों आवश्यक होता है? कह रहा दोनों सही वह व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन गलत है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन गलत कट कॉपी पेस्ट हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न, वो प्रश्न गलत था, हम फिर से उस प्रश्न को देखेंगे, अगले सेशन में लाएंगे उस प्रश्न को। अब है कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? लीबिया, ट्यूनिसिया, माली, दक्षिण सूडान। जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। लीबिया, ट्यूनिसिया, माली, दक्षिण सूडान। तो क्या होगा सही आंसर? तो दक्षिण सूडान क्या होगा, मरुस्थल में नहीं आता है, बाकी माली, ट्यूनिसिया, लीबिया ये सब आता है। चलिए मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? मल्च, चट्टान बांध, रक्षक मेखलाएं, वेदिका फार्म। जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है मल्च, ऑप्शन बी चट्टान बांध। मतलब क्या, हम लोग चट्टान को देखते हुएगा, नदी किनारे क्या होता है, डैम बनाया जाता है, ताकि जब भी पानी का हाईली फोर्स आए तो वो डैम क्या करे, आपके मिट्टी का बचाव करे, मिट्टी का कटाव करे, तो वो होता है चट्टान बांध। रक्षक मेखलाएं हम लोग पढ़े थे, क्या रक्षक जो एक सेफ्टी प्रोवाइडर का काम करता है, और वेदिका फार्म मतलब इसमें हम लोग क्या करना है, संरक्षण। तो क्या होगा, चट्टान बांध या हम लोग डैम बना के जो मिट्टी का रक्षा करते हैं, या हम लोग वृक्षारोपण करके, क्या करके, वृक्षारोपण करके भी हम लोग मिट्टी को बचाते हैं, मिट्टी के अपरदन को बचाने का काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। क्या होगा सही जवाब? कह रहा है चखे सांग, क्या है, चखे सांग समुदाय किस राज्य से संबंधित है? चखे सांग, तो याद रखिएगा नागालैंड से। ये स्टैटिक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये सब 7 सिस्ट आपको बताए हैं, एमक्यू टान, याद रखिएगा। चलिए शक्ति का वितरण कहलाता है, क्षैतिज वितरण है, संघीय वितरण है, लंबवत वितरण है, पार्श्व वितरण है। अब देखिए आपको पता होगा ये क्या है, सत्ता का वितरण है। क्या है, सत्ता का वितरण है। आप जानते हुएगा जैसे आपका क्या होता है, विधायिका होता है,
कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, सबका स्तर होता है, केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे, पंचायत लेवल पे। अब पूरा केंद्र से अगर बात करें, अगर हम मोदी जी का बात करें, तो क्या मोदी जी केंद्र में बैठ के जितना भी गांव है, जितना भी क्षेत्र है, जितना भी राज्य है, वहां से वो संचालित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्षैतिज वितरण का ही निर्माण करना पड़ेगा, अर्थात केंद्रीय स्तर का चुनाव होता है, फिर राज्य स्तर का चुनाव होता है, फिर पंचायत स्तर का चुनाव होता है। इस प्रकार वो शक्तियों का बंटवारा करके तमाम क्षेत्रों में, तमाम राज्यों में अपना शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कायम करता है और उसके अनुरूप पूरे देश को चलाने का काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज वितरण। क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संघीय वितरण में क्या होगा? तो सिर्फ केंद्र का शासन होगा। क्या होगा? जहां पर सिर्फ केंद्र का शासन होगा, जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहां पर सिर्फ केंद्र का शासन होता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। अर्थात केंद्र सूची में जो नियम कानून बनते हैं उसका निर्माण कौन करता है? पूरा केंद्र करता है। राज्य सूची में जो भी नियम कानून बनता है, जैसे अभी मुख्यमंत्री बिहार की अगर हम बात करें तो कौन है? सम्राट चौधरी है। अब बिहार में जो शासन व्यवस्था कायम होगा, जो प्रशासन व्यवस्था कायम होगा, वो तैयार कौन करेंगे? तो हमारा मुख्यमंत्री के अनुरूप होगा। वो क्या हो जाएगा? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। समवर्ती सूची वैसा सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के नियम कानून बनाते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? समवर्ती सूची हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समवर्ती सूची हो जाएंगे। क्लियर? तो संघीय वितरण समझ में आ गया। लंबवत वितरण ऐसा कुछ नहीं, पार्श्व वितरण ऐसा कुछ नहीं, यानी कि क्षैतिज वितरण इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, कह रहा है राजतंत्रीय सरकार का सही पहलू कौन सा है? राजतंत्रीय सरकार का सही पहलू, ना क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन में ही क्या है? आंसर छुपा हुआ है। राजतंत्रीय सरकार का सही पहलू कौन सा है? तो नागरिक चुनते हैं, सवाल करते हैं, राजा के पास संपूर्ण शक्ति होता है, नागरिकों के पास अंतिम शक्ति होता है। क्या कह रहा है? ऊपर ही राजतंत्रीय सरकार कह रहा है। क्या कह रहा है? राजतंत्रीय सरकार कह रहा है। अर्थात क्या हुआ? नागरिक चुनते हैं। राजतंत्रीय शासन में नागरिक चुनेगा? नहीं, राजतंत्री में राजा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन यह कथन अब क्या हो गया है? एक देश था नेपाल, वहां भी राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन वहां भी अब क्या हो गया? खत्म हो गया। वहां भी अब देखिएगा चुनाव होता है, जैसे भारत देश में होता है वैसे भी वहां चुनाव होता है। तो राजतंत्र की बात हो रहा है तो नागरिक चुनते हैं? बिल्कुल नहीं। सवाल कीजिएगा? कभी नहीं। राजतंत्र में जो राजा ने निर्णय सुना दिया, जो राजा ने फैसला कर दिया, वही मान्य होगा। हाँ, राजा के पास संपूर्ण शक्ति होता है, ये बात बिल्कुल सही है। राजतंत्र में संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होता है? राजा के अंदर निहित होता है। जैसे अभी हम लोग देखे हैं बाल केंद्रित शिक्षा, सीसी देखे हैं कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, संपूर्ण शिक्षा तंत्र किसके अनुरूप काम करेगा? तो बच्चों के अनुरूप काम करेगा। चाइल्ड, इसीलिए उसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो राजतंत्र होगा उसमें तमाम तंत्र, तमाम नियम, तमाम विधि व्यवस्था वह किसके अनुरूप संचालित होगा? तो राजा के अनुरूप संचालित होगा। यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब नागरिक कब आता? जब उसको लोग चुनता। जैसे मोदी को, हाँ, नीतीश कुमार को हर बार कौन चुनते थे? लोग चुनते थे। उनका मतदान होता था और लोग अपना मतदान करते थे और बहुमत की संख्या जिसका होता था वही दावेदारी पेश करता था कि हमारा सरकार बनेगा। ऐसी ना होता है विधानसभा में, जो विधानसभा का नेता होता है, जैसे उसका सीट बहुमत सीटों की प्राप्ति होती है तो वह राज्यपाल के पास जाते हैं और दावा करते हैं कि मेरा बहुमत ज्यादा है इसलिए सरकार मैं बनूंगा। ठीक है? उसी प्रकार होता है। चलिए पढ़ेंगे जब पॉलिटी तो हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पे है। चलिए प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए।
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, जीनिंग, क्या कह रहा है, जीनिंग, जीनिंग मिल किस रेशे को संसाधित करती है? ये लीजिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसको संसाधित करती है? कपास को करती है। अब जीनिंग मिल क्या होता है? तो जीनिंग वह प्रक्रिया है, जीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास के रेशे को कपास के बीज से अलग करते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, हाँ जीनिंग। जीनिंग वह प्रक्रिया है, जीनिंग वह प्रक्रिया, जीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें, जीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास के रेशे को, जिसमें कपास के रेशे को, कपास के रेशे को, रेशा मतलब क्या हो जाएगा, रुई, कपास के रेशे को बीज से, बीज से अलग करते हैं, बीज से अलग करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनिंग कहते हैं। हाँ रेशम तो आपको पता ही है, क्या कोकून से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त होता है। क्लियर है, जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो पूछने का काम कीजिए। रेशम आपका कोकून से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, और ये आज के सेशन का क्या है, अंतिम प्रश्न है। क्या है, अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। चलिए कह रहा है, इरोड का कपड़ा बाजार किस राज्य में स्थित है? इरोड का जो कपड़ा बाजार है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। ये जो इरोड का कपड़ा बाजार है यह दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा का बाजार होता है, याद रखिएगा। साप्ताहिक कपड़ा का बाजार में, ऐसा साप्ताहिक, साप्ताहिक कपड़ा का बाजार होता है, बाजार होता है, और दुनिया का ये सबसे बड़ा बाजारों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा बाजारों में से, किसके, तो कपड़ा के बाजारों में से ये एक है। ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन आपका गलत दिया गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले सेशन में देखने का काम करेंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन है, इस टोटल क्वेश्चन को आप लोग भी बनाइए, हाँ, और बताइएगा कि कितना नंबर जो है आप इसमें स्कोर किए हैं। 21 क्वेश्चन है, इसमें कितना नंबर स्कोर किए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा। और ये सेशन आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि योर वन कमेंट विल गिव मी मोर एंड मोर एनर्जी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए सेशन में, नए जोश नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय गुड नाइट, सब बात है।